लोग हेडिंग डाल दीजिएगा वर्क एनर्जी एंड पावर। दिस इज आवर नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर का देखो, चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। दिस इज अ वेरी सिंपल चैप्टर, क्लास 9 का चैप्टर है और बहुत रेगुलर पेपर में आता रहा है। हेडिंग डालिएगा वर्क एनर्जी एंड पावर और उसमें सबसे पहले वर्क की डेफिनेशन है। सबसे पहले वर्क की डेफिनेशन है, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। वर्क क्या होता है? दो चीजों को मल्टीप्लाई करो। आपने किसी चीज पे फोर्स लगाई और वो चीज डिस्प्लेस हो गई अपनी ही डायरेक्शन में, जहां आपने फोर्स लगाई, पुश किया, पुल किया, रोटेट किया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि वर्क नेचर वाइज स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि जब आप कहते हो मैंने बहुत काम किया है, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग एटसेट्रा, तो आप कोई डायरेक्शन तो नहीं बताते। तो वर्क नेचर वाइज स्केलर होता है। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। उसके बाद सब लोग फॉर्मूला नोट करिएगा। ओ लेवल क्लास 9 का फेमस फॉर्मूला है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, वो लगेगा और उसका यूनिट नोट करिएगा, न्यूटन मीटर।
देखो अब इसका यूनिट कैसे डिफाइन करोगे? जब तुम किसी यूनिट को डिफाइन करते हो, जब भी तुम फिजिक्स में किसी यूनिट को डिफाइन करो, तो यूनिट को डिफाइन करने का तरीका क्या है, जो मैंने आपको एक दो क्लासेस पहले बताया था। हम क्या करते हैं कि यूनिट लिखकर उसके अंदर जाकर हर क्वांटिटी के साथ 111 लगा देते हैं और उससे हम यूनिट को डिफाइन कर लेते हैं। तो अब आप ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा, हेडिंग डालिएगा डेफिनेशन ऑफ जूल। ये वाली हेडिंग डालिएगा, साइड हेडिंग, मेन हेडिंग नहीं है, साइड हेडिंग डालिएगा डेफिनेशन ऑफ जूल, और उसमें ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। ठीक है, अब उसके नीचे लिखिएगा कि इफ इफ वन न्यूटन फोर्स, लिखिएगा इफ वन न्यूटन फोर्स प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर, if 1 Newton force produces a displacement of 1 meter in its own direction, in its own direction, the work done is said to be 1 joule. The work done is said to be 1 joule. देखो y एक्सिस पे फोर्स है, x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, तो इस ग्राफ का जो एरिया होगा, ये पूरा शेडेड है, यहां से थोड़ा रह गया, ये पूरा शेडेड है, इसका मतलब है एरिया वर्क डन है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये वाला स्केच कॉपी होगा। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
सा समझ आ गया कि इनकी आदत है, दिस इज द वे ही वर्क्स, ही जस्ट नॉट 8 साल का, छोटा बच्चा है जो 30 से 40 साल का। उसके बाद ये वाला स्केच कॉपी होगा, इसका मतलब है फोर्स इज कांस्टेंट, ये वाला स्केच कॉपी होगा। ठीक है, कुछ अच्छा थोड़ी है। अगला कॉन्सेप्ट ये, वर्क इज अ मेजर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, लेकिन जितने एनर्जी ट्रांसफर होते हैं जितने भी वर्क होते हैं वो सारे एनर्जी ट्रांसफर तो होते हैं, लेकिन जितने एनर्जी ट्रांसफर होते हैं वो वर्क नहीं होते। बाज़ोकात ये होता है कि बाज़ोकात ये होता है एनर्जी ट्रांसफर होता है, लेकिन हम उसको फिजिक्स में वर्क नहीं कहते। जैसे थिंकिंग, आपने सुना है ना कि थिंकिंग में बहुत एनर्जी लगती है, अगर आप पेपर दे रहे होते हैं तो कितना ब्रेन ड्रेन हो जाता है। थिंकिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है, लेकिन फिजिक्स में, फिजिक्स के हिसाब से थिंकिंग जो है वो वर्क डन नहीं है। स्टैंडिंग होल्डिंग सम लोड ये भी वर्क नहीं है। ऑर्बिटिंग इन अ सर्कल लाइक दिस इज नॉट अ वर्क डन। अब ये वर्क डन क्यों नहीं है? क्योंकि जो फोर्स लग रही है, ये वाली जो फोर्स लग रही है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं है। तो हमारा आज का अगला कॉन्सेप्ट बनेगा कि फिजिक्स में वर्क डन वही होता है, फिजिक्स में वर्क डन वही होता है जिसमें डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। रिपीट कर ले, फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट अगर फोर्स की डायरेक्शन में हो तो उसको कहते हैं वर्क। चलो अब उसके बाद ये हमारा आज का अगला कॉन्सेप्ट है, ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। इन द फॉलोइंग एग्जांपल देयर इज नो वर्क डन, इवन सम एनर्जी ट्रांसफर में इन्वॉल्व। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
ठीक है, अब आपने ये कॉपी कर लिया। अब उसके बाद नीचे लिखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा कि वर्क इज डन ओनली व्हेन, लिखिएगा वर्क इज डन only when there is some displacement. Work is done only when there is some work done in the direction of resultant force. There is some displacement in the direction of resultant force. अब देखो फिजिक्स में ये जो चीज तुम देख रहे हो इसको वर्क डन नहीं मानते। वाई दिस इज नॉट अ वर्क डन? क्योंकि फोर्स लग रही है सेंटर की तरफ, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेंटर की तरफ नहीं है। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, फॉर एग्जाम्पल लिखकर ये कॉपी होगा। So displacement is the shortest distance between 2 points, right? यस, बिल्कुल सही है। So sir, circle में displacement हो तो रही है because हाँ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डायरेक्टली जा रहा है ना ये। बिल्कुल, जैसे तुम यहां से आ जाओ यहां तक ऐसे ना, तो डिस्प्लेसमेंट ये लाइन हो गई। अगर तुम यहां से यहां तक आते हो तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे आएगी। ये क्वेश्चन ये नहीं है, देखो क्वेश्चन ये है कि डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए फिजिक्स में, इस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन ये है कि डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। डिस्प्लेसमेंट है बिल्कुल, जब कोई चीज सर्कल में घूमती है तो एक साइकिल में डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक साइकिल में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है, लेकिन फोर्स 0 नहीं होती। यस, जो Okay, sir, got सेंट्रीपिटल it. फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वर्क डन। हाँ बोले। यस, आगे। नहीं sir, I said I got it. Thank you. ओके, थैंक यू बेटा। चलो इसके नीचे लिखिएगा कि रिजल्टेंट फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। लिखिएगा रिजल्टेंट फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर resultant force is directed towards the center while displacement is not. Resultant force is directed towards the center resultant force is directed towards the center while displacement is not. So this is not work done. So this is not work done. चलो अब उसके बाद जैसे प्लैनेट्स हैं, अब हमारे जो प्लैनेट्स हैं दे आर मूविंग अराउंड द सन सोलर सिस्टम में। फिजिक्स में दे आर नॉट डूइंग एनी वर्क। चलो अब एक एग्जांपल रखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर कि जब तुम वर्क डन कैलकुलेट करते हो तो तुम डिस्टेंस वो लेते हो
जिस डायरेक्शन में तुम जा रहे होते हो। अब यहां देखो गौर से ना, एक, दो, तीन, तीन डिस्प्लेसमेंट्स है। अब तुम वो लोगे जिसमें तुम मूव कर रहे हो। ये एमसीक्यू है, चूंकि आसान चैप्टर है तो एमसीक्यू आप साथ साथ कर सकते हो मेरे साथ। जरा ये एमसीक्यू देखो और अपना आंसर मुझे ग्रुप पे बताओ, चैट पे बताओ। एक बच्चे का आंसर, दो लोगों, अच्छा तीन लोगों का आंसर सी है। इसमें लिखा हुआ है हाउ मच वर्क इज डन व्हेन मूविंग द बॉक्स फ्रॉम एक्स टू वाई, 5 into 300, 1500 आंसर है। आंसर है सी। और लॉजिक वही जो मैंने बताई थी ना, कि डिस्टेंस वो लेते हैं जिसमें आप मूव कर रहे हो। चलो अब दो लाइनें छोड़कर हेडिंग डाल दो एनर्जी। सबसे पहले एनर्जी की डेफिनेशन है, ये कॉपी करिएगा। एनर्जी इज द कैपेसिटी, कॉपी कॉपी करिएगा। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क पूरी स्क्रीन कॉपी करिएगा, ये पूरी स्क्रीन कॉपी करिएगा। Energy is the capacity of doing work. Its unit is joule. It is a scalar quantity. देखो
अदर यूनिट्स ऑफ एनर्जी, कैलोरी वो आजकल बड़ा फेमस है फूड वगैरह में, किलो कैलोरी, और तीसरा है किलोवाट आवर। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। उसके बाद ये वाली चीज कॉपी करिएगा। सर एक सेकंड प्लीज, स्लाइड दिखाना। हाँ, देखो के डब्ल्यू एच का मतलब क्या था? के डब्ल्यू एच का मतलब था किलोवाट आवर। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। ठीक है, अब किलोवाट आवर का मतलब है के डब्ल्यू एच, और उसको आप जो है वो स्क्रीन से कॉपी कर लें। अब हेडिंग डालिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट्स अ वेरी फेमस लॉ, ओ लेवल फिजिक्स का बहुत फेमस है, ओ लेवल में क्लास 7-8 से पढ़ रहे हैं। ये वाली हेडिंग डालिएगा। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था, हमने ओ लेवल में पढ़ा था, क्लास 7 में 8 में भी कुछ लोगों ने पढ़ा होगा कि एनर्जी को आप ना तो प्रोड्यूस कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। दिस वाज समथिंग विच न्यूटन है डिस्कवर्ड। उसने बोला था कि एनर्जी जितनी है उतनी रहती है, उसकी शेप बदलती है, लाइट से हीट बन जाएगी, हीट से लाइट बन जाएगी, बट टोटल एनर्जी कभी नहीं बदलती। So energy can neither be created nor it can be destroyed. This was something which आइंस्टाइन ने चैलेंज, और उसने प्रूव किया था कि नहीं, एनर्जी मास में मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, बट वो एक लेटर पॉइंट था।
तो आपने हेडिंग डाली, उसमें ये वाली स्टेटमेंट कॉपी करिएगा। ये हमने क्लास हाँ, डेफिनेट बात है। इसको तो ये लॉ इंक्लूड करता है कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो सकती, लेकिन एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब आप ये बेसिकली लिखने के बाद अब हेडिंग डालिएगा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। 2 लाइनें छोड़कर हेडिंग डालिएगा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। दो लाइनें छोड़िएगा और हेडिंग डालिएगा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब मैं एनर्जी की फॉर्म्स आपको बताता जाता हूं और हम उनकी डेफिनेशन समझते जाते हैं। नंबर 1 है इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
नंबर 1 है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसमें नंबर 1 डालिएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी और उसमें लिखिएगा अच्छा लिखिएगा 1200-1300 वाला 2-3 निकलवा के चलिए। चलो लिखिएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेफिनेशन लिखिएगा, इट इज द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय इट इज द एनर्जी इट इज द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय मूविंग चार्ज पार्टिकल्स। नंबर 2 देखो दूसरे का नाम है केमिकल एनर्जी। जो लोग केमिस्ट्री लेते हो उनको इसके बारे में पहले से पता है कि केमिकल एनर्जी क्या होती है। तो लिखिएगा केमिकल एनर्जी की हेडिंग डालकर द एनर्जी ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द रीग्रुपिंग ऑफ एटम्स। केमिकल एनर्जी में लिखिएगा द एनर्जी ट्रांसफर्ड। केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेफिनेशन ये बताई थी, मैं रिपीट कर देता हूं। नंबर 1 इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेफिनेशन ये थी, एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय मूविंग चार्ज पार्टिकल्स। एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय मूविंग चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, नंबर 2 आएगा केमिकल एनर्जी। नंबर 2 आएगा केमिकल एनर्जी और उसमें लिखिएगा एनर्जी ट्रांसफर्ड। नंबर 2 आएगा केमिकल एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग regrouping of atoms, energy transferred during regrouping of atoms. Number 3 heat energy.
Number 3, heat energy. नंबर 3 है हीट एनर्जी, और उसमें लिखिएगा नंबर 3 हीट एनर्जी, उसमें लिखिएगा इट इज द काइंड नंबर 3 हीट एनर्जी, उसमें लिखिएगा इट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स in a system. It is the total kinetic energy. It is the total kinetic energy of the molecules in a system. चलो नंबर 4 मैकेनिकल एनर्जी. नंबर 4 है मैकेनिकल एनर्जी, और उसमें लिखिएगा एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मोशन. वो एनर्जी जो किसी चीज को मोशन में लेकर आए उसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी. एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मोशन. नंबर 5 जियोथर्मल एनर्जी. जियोथर्मल एनर्जी में लिखिएगा एनर्जी, हेडिंग है जियोथर्मल एनर्जी, लिखिएगा हीट एनर्जी प्रेजेंट, हीट एनर्जी प्रेजेंट इनसाइड द कोर ऑफ द अर्थ. हीट एनर्जी प्रेजेंट इनसाइड द कोर ऑफ द अर्थ. हीट एनर्जी प्रेजेंट इनसाइड द कोर ऑफ द अर्थ. जैसे वॉल्केनो वगैरह फटते हैं ना, जैसे जमीन में से लावा निकलता है, वॉल्केनो फटते हैं, जब जलजले आते हैं, तो इसको कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी. नंबर 6 टाइडल एनर्जी. नंबर 6 टाइडल एनर्जी, ये जो वेव्स होती हैं वाटर की, तो लिखिएगा एक इसमें हेडिंग डालिएगा टाइडल एनर्जी, उसमें लिखिएगा काइनेटिक एनर्जी इन वेव्स. काइनेटिक एनर्जी इन वेव्स.
नंबर 7 विंड एनर्जी, नंबर 7 है विंड एनर्जी, और उसमें लिखिएगा कि एनर्जी प्रेजेंट, सॉरी नंबर 7 है विंड एनर्जी, उसमें लिखिएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग एयर, लिखिएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग एयर। फिर है सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी में लिखिएगा एनर्जी प्रेजेंट इन सन रेज, लिखिएगा सोलर एनर्जी में एनर्जी प्रेजेंट इन सन रेज। एनर्जी प्रेजेंट इन सन रेज, ये इसके पीछे वो न्यूक्लियर फ्यूजन वाला प्रोसेस होता है जो हमने वो न्यूक्लियर में पढ़ा था ना। अच्छा, नंबर 9 है साउंड एनर्जी, नंबर 9 डालिएगा साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी की हेडिंग डाल के लिखिएगा कि एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एनर्जी ट्रांसफर्ड by longitudinal waves, energy transferred by longitudinal waves अच्छा, उसके बाद अब हेडिंग डाल दें, 2 लाइनें छोड़िएगा, हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली डिफॉर्मेशन में आती है, और वो हमारे यहाँ कोई प्रॉपर ऑफिशियल कोर्स में कोई चीज नहीं है। बेसिकली वो पोटेंशियल एनर्जी है, वो मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा, वो पोटेंशियल एनर्जी में कवर होती है, लेकिन हमारे कोर्स में उसका कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है। वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये भी आगे आएंगे। चलो हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी की 2 टाइप्स होती हैं, मेन 2 टाइप्स हैं, एक कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा।
ठीक है, ये दो टाइप्स हो गई। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक है, हम लोग 5 मिनट का 5 मिनट का एक ब्रेक कर रहे हैं।
सब लोग हेडिंग डालिएगा पोटेंशियल एनर्जी। It is the energy stored in an object due to some work done on the object। देखो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बनाओ, ये वो एनर्जी है जो किसी चीज में वर्क डन की वजह से स्टोर हो जाती है। जैसे आपने एक कभी एग्जांपल एक बच्चे ने पूछी थी पोटेंशियल वाली ना, इलास्टिक पोटेंशियल। जैसे एक स्प्रिंग है, आप उसको पकड़ के प्रेस करें, दबा दें, तो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जब आप स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो स्प्रिंग अपनी पहले वाली स्टेट पे वापस आ जाएगा। वो एनर्जी जो आपके वर्क डन की वजह से स्टोर हो जाए, उस एनर्जी को कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इस टॉपिक का पहला कॉन्सेप्ट बनाओ। ये वो एनर्जी है जो वर्क डन से स्टोर हो जाती है। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। सब लोग ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। देखो अब पोटेंशियल एनर्जी कई तरह की होती है। ग्रेविटेशनल होती है, इलेक्ट्रिक होती है, इलास्टिक होती है, केमिकल होती है। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये है कि ये वो एनर्जी है जो किसी चीज में स्टोर पड़ी हो। जैसे आपने खाना खा लिया, तो जो लोग बायो लेते हैं उनको पता है कि हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर हो जाती है। वो एनर्जी जो किसी चीज में स्टोर हो जाए उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
ईपी जो सिंबल है ना, ईपी, ईपी का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, ईपी का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। चलो हेडिंग डाल दो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हेडिंग डाल दो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। Gravitational potential energy is the energy an object has because of its position in a gravitational field. Work done against gravity is stored. देखो कॉन्सेप्ट बनाओ, जैसे तुम स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाते हो तो यू हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। हर पोटेंशियल एनर्जी के पीछे वर्क डन होता है। तो जब तुम स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाते हो तो यू डू सम वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, ये वर्क डन उस ऑब्जेक्ट में जाकर स्टोर हो जाता है और इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो वो एनर्जी जो किसी चीज में ग्रेविटी के अंदर काम करने से स्टोर हो जाए, जैसे तुम एक बॉल को, जैसे तुम एक बॉल को उठाकर फेंक दो ऊपर की तरफ तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी, उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने जो हेडिंग डाली थी उसमें ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
उसके बाद अब फॉर्मूला कॉपी करिएगा, ईपी इज इक्वल टू mgh। अब ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज गुड ओनली नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसके नीचे लिख दीजिएगा, जब आप ये फॉर्मूला लिख लें तो इसके नीचे लिख दीजिएगा, दिस फॉर्मूला इज गुड ओनली नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। जमीन के करीब करीब लग जाएगा, लेकिन जमीन से दूर जाएंगे फिर नहीं लगेगा। बहुत दूर जाकर अगला कॉन्सेप्ट देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस एज हाइट इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। सर एक मिनट, प्रीवियस स्लाइड दिखाएंगे सर? थैंक यू सर। ये वाली स्क्रीन कॉपी कर ले। बिल्कुल, जितना ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, जितना ऑब्जेक्ट नीचे आता जाएगा, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होती जाएगी। चलो अब एक क्वेश्चन रखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, सब लोग ये वाला क्वेश्चन करके दो।
हाँ, ज्यादातर लोगों ने आंसर मार्क किया है बी। तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि हाइट लेनी होती है हमेशा। चलो अब हेडिंग डाल दो काइनेटिक एनर्जी। हेडिंग है काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन कॉपी करो। The energy possessed by an object due to its motion, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। देखो, if a moving object accelerates or decelerates, the kinetic energy changes. अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो और उसकी स्पीड बदल जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी बदल रही हो तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ये कॉपी करिएगा।
Sir, V as in volume, right? यहाँ दो, U का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी और V का मतलब है फाइनल वेलोसिटी। ये वाली स्क्रीन कॉपी हो गई, इसमें शो हो रहा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद ये जो फॉर्मूला है ये शो करता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को। अब उसके बाद एक छोटी सी मिस्टेक है जो बाज़-औक़ात लोगों से हो जाती है, और वो इस फॉर्मूला का यूजेज है। जब आप इस फॉर्मूला को, जब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो उसमें 40 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर फॉर एग्जांपल, तो स्क्वायर होल पे नहीं होता बल्कि दोनों पे अलग अलग होता है। ये एक मैथमेटिकल इशू है, तो सब लोग ये वाली छोटी सी एक कैलकुलेशन एरर है वो जरा चेक कर लो और ये कॉपी कर लो। ठीक है, अब ये एक छोटी सी मिस्टेक है जो हमने हाईलाइट कर दी। जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका जब भी फॉर्मूला लगता है तो आपको बस सिंपल कैलकुलेशन करनी होती है। मैं आपको एक कैलकुलेशन ओरल दिखा रहा हूं, आप कैलकुलेटर आप लोग साथ रखो। कैलकुलेट द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ कार ऑफ मास 800 kg when it accelerates from 20, इसको u रख लो, -30 टू 30 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आप लोग फॉर्मूला सामने रखो, कैलकुलेटर रखो, क्वेश्चन कॉपी की जरूरत नहीं है। आप मुझे ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके दो।
चलो अब इसका आंसर कुछ लोगों ने स्क्रीन पे लिखना शुरू किया है. गुड, सम पीपल हैव रिटन द आंसर. देखो मैंने इसकी वर्किंग शो की है. अगर आप अपना आंसर कंपेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन से कंपेयर कर लें. ठीक है, ये कंपेयर हो गया. और उसके बाद अब आप हेडिंग डाल दें इंटरनल एनर्जी. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बहुत कम कम पेपरों में आता है. हेडिंग डाल दें इंटरनल एनर्जी. इसका सिंबल है कैपिटल यू. सबसे पहला कॉन्सेप्ट बनाओ कि इंटरनल एनर्जी होती क्या है. देखो, हर सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं. मॉलिक्यूल्स के पास दो तरह की एनर्जी होती है. वन इज कॉल्ड पोटेंशियल एंड वन इज कॉल्ड काइनेटिक. हर चीज में दो ही एनर्जीज होती हैं. अगर आप एनर्जी को स्टोर कर देते हैं तो वो पोटेंशियल है. एनर्जी को आप अगर इस्तेमाल कर ले तो वो काइनेटिक है. तो बेसिकली दोनों एनर्जीज अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे सम अप कर दी जाएं तो उसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी क्या होती है? ये काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होती है. इसकी ऑफिशियल पहले डेफिनेशन कॉपी कर लें. इट इज द सम ऑफ a random distribution of kinetic and potential energies associated with the molecules of a system. ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा. It is the sum of a random distribution of kinetic and potential energies. Internal energy का ताल्लुक होता है state of the system से. State का क्या मतलब है? State का मतलब है सिस्टम सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है. इंटरनल एनर्जी इज डिटरमाइंड बाय द स्टेट ऑफ द सिस्टम. नीचे लिख दीजिएगा, इंटरनल एनर्जी इज डिटरमाइंड
by the state of the system. ठीक है, अब जरा इसका फॉर्मूला देखो। देखो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, इन दोनों को सम कर दो तो इंटरनल एनर्जी बन जाएगी। ये होती मॉलिक्यूलर लेवल पर है, ये वाला फॉर्मूला कॉपी होगा। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। अब सब लोग ये वाली डेफिनेशन कॉपी करिएगा। अच्छा लिखिएगा, 12-13 वाला 2-3 निकलवा के चलिए सेंटर में लगाएं, वो चलते हैं। कितना खतरनाक होता है, कभी आप मेरे पे नहीं है बच्चे अंदर हो, कितना खतरनाक हो सकता है। चलिए ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। अब ये क्या होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस? देखो इसका कॉन्सेप्ट समझना।
अगर तुम कोई चीज एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज करते हो, जैसे तुम कोल बर्न करो, गाड़ी में फ्यूल पेट्रोल वगैरह बर्न होता है, सो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप उनको एक मर्तबा यूज कर लें तो आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। जैसे गाड़ी में आपने पेट्रोल डाला, आपने उसको बर्न डाउन कर दिया, अब आप उसको दोबारा तो यूज नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल। लेकिन सोलर एनर्जी ये तो हर रोज अवेलेबल होती है। जो सोलर एनर्जी है वो हर रोज अवेलेबल होती है। आप जैसे वाटर की एनर्जी है टाइडल, दैट्स अवेलेबल एवरी डे। तो सबसे पहले आप लिखिएगा कि द एनर्जी सोर्स विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, द एनर्जी सोर्स विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन energy source which can be used again and again, energy source which can be used again and again is called renewable energy source. Which can be used again and again is called renewable energy source. For example, फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी ये बार बार इस्तेमाल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, कॉमा डाल के लिखिएगा विंड एनर्जी, ये भी आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉमा डाल के लिखें विंड एनर्जी, कॉमा डाल के लिखिएगा टाइडल एनर्जी। अब देखो ये वो सोर्सेज हैं जो खत्म नहीं होते। आप पानी को गुजारते हैं, टरबाइन से टरबाइन घूमता है, आपको इस सोलर पैनल लगा दें तो सन एनर्जी खत्म नहीं होती, आती रहती है। तो आप लिखिएगा नीचे लाइन चेंज करके कि रिन्यूएबल सोर्सेस आर वेरी इकोनॉमिकल, रिन्यूएबल सोर्सेस आर वेरी इकोनॉमिकल क्योंकि उसका तो आपको बिल नहीं देना ना, सोलर एनर्जी तो आपको फ्री में मिल रही है। आर वेरी इकोनॉमिकल but their power output is limited, but their power output is limited। आप सोलर एनर्जी से अभी तक कोई बहुत बड़ी डिवाइस नहीं रन कर सकते। आपको अगर सपोज के सोलर पैनल से आप एनर्जी सेवर चला लेते हैं, छोटी छोटी लाइट्स जल जाती हैं, लेकिन आप उससे अगर एयर कंडीशनर चलाने की कोशिश करें तो ये मुश्किल है। मतलब ये कि सोलर एनर्जी है तो फ्री, तो फिर उसकी आउटपुट कम है। चलो लाइन चेंज करके लिखिएगा कि द एनर्जी सोर्स विच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, द एनर्जी सोर्स विच कैन नॉट बी यूज्ड, हाँ बिल्कुल, आर एग्जाम्पल्स। और बायोगैस जो होती है, वो जो बायोफ्यूल होते हैं ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं, ये एक मरतबा बर्न डाउन हो जाते हैं। लिखिएगा द एनर्जी सोर्स विच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, the energy source which cannot be used again is called non-renewable energy source, is called non-renewable energy source।
फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल वगैरह, अगर वो जल जाए तो वो वाला पेट्रोल आप दोबारा नहीं ला सकते। लिखिएगा फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल, न्यूक्लियर एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल, न्यूक्लियर एनर्जी एटसेट्रा। ये लोग जो है ना वो रिन्यूएबल नहीं है। नीचे लिखिएगा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस आर एक्सपेंसिव, नॉन renewable sources are expensive but they can be, but they give high power output, but they give high power output ठीक है। अब यहाँ पर एक ब्रेक है 10 मिनट का। मैं क्लास को लॉग ऑफ करूंगा और हम इसको 10 मिनट के बाद दोबारा शुरू करेंगे, शॉर्ट ब्रेक, और हम उसके बाद फिर हम इसको क्लास को दोबारा 10 मिनट में शुरू करेंगे। थैंक यू।